Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT City and I am a second year undergraduate student doing CSE from BTech. So हमने पिछले लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है हमने स्टार्ट किया था और हमने इसके ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे लगभग एमसीक्यू टाइप 1 एंड एमसीक्यू टाइप 2 भी स्टार्ट कर लिया था। ओके, तो मैंने एमसीक्यू टाइप 2 पूरा नहीं कराया था, बस उसके सिर्फ फर्स्ट एक दो क्वेश्चन ही कराए थे। ओके, तो चलिए चैप्टर की हेडिंग डाल लेते हैं पहले। ठीक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। ओके, तो मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ओके, और अगर आपने थोड़ा सा यानी ये क्वेश्चन थोड़े और अच्छे से आपने डिस्कस किए होंगे या फिर ट्राई करे होंगे आगे सॉल्व करने की तो और अच्छी बात है आपके लिए। ओके, तो हमने शायद कुछ 18 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए मैं इसे थोड़ा सा रिव्यू दे देता क्वेश्चन नंबर 18 का। तो हमने पिछले वाला पेज ही ले लेते मैं। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन था? दैट इज ओके, दिस वाज द 18th क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप 1 सेकंड पार्ट का। ओके ओके, तो इसमें हमने क्या करा था कि इसमें बोला था द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2। ओके, और वो बोल रहा था कि उसके बारे में हमें दूसरे वाले कपल के साथ में वो चेक करना है कि वो उससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो उसके दूसरे मिक्सचर से उसको रिप्लेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, ये सारी चीजें थी। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमने क्या निकाला था कि द लेसर इज द ई नॉट वैल्यू ऑफ रेडॉक्स कपल, हायर इज द रिड्यूसिंग पावर, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा ई नॉट वैल्यू इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उसकी उतनी ही ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। ओके, तो हमने देखा था कि कॉपर +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो सीयू में रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी ई नॉट वैल्यू तो 0.34। और वहीं पे हम देख ले हाइड्रोजन की, तो दो हाइड्रोजन जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 हाइड्रोजन के H+ आयंस, तो उसकी नॉट वैल्यू तो 0 आ जाती है, जो कि हमें पता है स्टैंडर्ड उसका। ओके, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो रेडॉक्स कपल है दैट इज H+ एंड H+ विद H2 वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि आपको पता है अगर रिड्यूसिंग पावर उसकी कम हो जाती है तो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, फिर उसी के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज रहती है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा H2 को फ्रॉम इट्स एसिड। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर निकाला है, दैट इज आंसर नंबर सेकंड। ओके, यहाँ पे हमने ड्रॉर निकाला, ड्रॉर भी कर लेते, तो आंसर नंबर सेकंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट। ओके, तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बस थोड़ा सा रिव्यू दे दिया ताकि हम एकदम स्टार्टिंग से कर पाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इनोट सेल फॉर सम हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन बिलो। तो ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट द ओके, तो हमारे पास कुछ हाफ सेल रिएक्शंस दी हुई है और उनकी कुछ इनोट वैल्यू दी हुई है और बोला है कि इनके बेसिस पे हमें इनकी कुछ स्टेटमेंट है, तो ये सही है गलत है ये बताना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। सॉरी। ओके, तो देखिए पहला वाला जो है हमारे पास जो हमने अभी जस्ट बात करी थी ए वाले की, दैट इज H+ जब एक्वस फॉर्म में है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और हाफ ऑफ हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसकी ई नॉट वैल्यू है हमारे पास 0। ओके, 0.0 वोल्ट। और वहीं पे हम बात कर ले दैट इज फॉर H2 के बारे में। ओके, तो ये बी वाले का जो जो आप रिएक्शन देख लीजिए, बी वाले की है ई नॉट वैल्यू दैट इज 1.23 वोल्ट। फिर हम सी के देख लेते हैं, सी की वैल्यू ई नॉट वैल्यू है 1.96। ओके, तो अब बात आती है कि पूछा क्या, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। ओके, फिर बोला है कि इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। ओके, तो एनोड और कैथोड पे क्या प्रोसेस होगी व्हेन देयर इज अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन और उसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, तो उस पूरे सेल रिएक्शन में क्या होने वाला है। ओके, ये सब बारे में बात हो रही है। फिर थर्ड ऑप्शन दिया है इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। फिर दूसरा लिखा है कि इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन SO4 2- आयन विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू टेट्रा थायोनेट आयन एट एनोड। ओके, तो सारी बहुत सारी टर्म्स है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। मैं आराम से हम रिएक्शन लिखेंगे, हम हर एक रिएक्शन के पार्ट को देखेंगे कि वो किस फॉर्म से किस फॉर्म में रिड्यूस हो रही है, फिर वो किस कैथोड से निकल रही है, एनोड से निकल रही है, कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ये सारी चीजें लिखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्टली
राइट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप जब सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज SO4 2 नेगेटिव जब एक्वस फॉर्म में रहा था तो वो था सल्फाइड आयन, दैट इज H2O8 2 नेगेटिव एक्वस फॉर्म में बन जाएगा। और यहाँ पे जब आप बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और सल्फर को इधर मैच करने के लिए, तो इसकी जो ई नॉट वैल्यू आती है ना बेसिकली, वो आपके पास है 1.96 वोल्ट, जो कि आपके पास दी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद में जो दूसरी रिएक्शन, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ H2 लिक्विड गिविंग यू O2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ H प्लस गैस, ये भी एकस फॉर्म में है और साथ ही साथ 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसकी जो ई नॉट सेल वैल्यू दी हुई है दैट इज 1.23 वोल्ट। ओके, ये दो वैल्यू आपके पास दी। तो देखिए मैंने अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि वो रिएक्शन जिनकी लोअर ई नॉट वैल्यू होती है वो प्रेफर करते हैं एनोड पे। ओके, क्या बोला था मैंने, द reaction having lesser E naught value prefers एनोड। ओके, तो अगर एनोड पे कोई चीज निकल रही है, फिर एनोड पे कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो उसके लिए उसकी ई नॉट वैल्यू कम होनी चाहिए ड्यू टू दैट रिड्यूसिंग पावर प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो जो सेकंड रिएक्शन है ना वो फीजेबल है। ओके, दैट इज फर्स्ट वन। अगर हम ये देखें पहली वाली तो वो ज्यादा है, सेकंड वन दिस इज, हम इसे फर्स्ट मान लेते, इसे सेकंड मान लेते। ओके, तो यहाँ सिंपल सिंपल दिख रहा है ई नॉट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन ई नॉट वैल्यू ऑफ सेकंड, तो सेकंड वाली विल बी फीजेबल एट एनोड। ओके, तो एनोड पे हमारी सेकंड रिएक्शन फिजिबल होगी। तो अगर हम तीसरी जो हमारे पास रिएक्शन दी हुई थी दैट इज H प्लस प्लस ई, राइट, गिविंग हाफ ऑफ H2। अब हम अगर इसकी ई नॉट वैल्यू से कंपेयर करें दैट इज ई नॉट इक्वल्स टू 0.00 वोल्ट, तो देखिए अगर हम कैथोड के बारे में बात करें तो एनोड के बारे में तो बात होगी कि एनोड पे क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम बात कर ले एट कैथोड के बारे में, एट कैथोड, क्योंकि एनोड पे तो हमें पता चल गया कि क्या निकल रहा है, दैट इज दैट सेकंड रिएक्शन H2 लिक्विड O2 ये सब हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे पता है वाटर का रिडक्शन होता है। कैसे रिडक्शन हो रहा है, देखिए ये H प्लस था, +1 चार्ज था, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 0 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। ओके, तो हियर रिडक्शन ऑफ वाटर अकर्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हम डाइल्यूट ले रहे हैं। ओके, तो इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा करेक्ट हो गया इससे। फिर और देख लेते हैं, वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, तो हाँ ये भी एक बात सही है। देखिए कैसे कह दूं मैं, अगर हम इस वाली रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे H2 के H+1 चार्ज था, ठीक है, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओके, द वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। तो देखिए यहाँ एनोड पे इसका ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे H+ चार्ज में डायरेक्टली निकल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 वाटर, पूरा वाटर। ओके, तो इस तरीके से आपको देखिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट फॉर डैनियल सेल। तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज डैनियल सेल, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, एवरीवन नो व्हाट इज डैनियल सेल, यानी कि सबसे पहली जो अगर सेल रिएक्शन कराते तो वो डैनियल सेल ही कराते, आपको कोई भी किसी भी टीचर से आपने पढ़े होंगे। ओके, तो फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस सेल। ओके, तो हमें सिर्फ डैनियल सेल के रिस्पेक्ट में बताना है कि इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कौन सी यानी कि कंडीशन रहती है। ओके, तो ये कुछ दैट इज केसी और टेम्परेचर और ये हमारा ई नॉट सेल के ऊपर कुछ वो दी हुई कंडीशंस या फिर कह सकते हैं रिलेशनशिप। तो चलिए हम बात करते हैं एट डैनियल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम। तो तो इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करेंगे तो पहले हमको पता चले, अगर हमें रिएक्शन का कहना चाहिए कि पाथ या फिर रिएक्शन किस तरीके किस जगह जाना चाहिए, यानी कि आगे जाएगी, पीछे जाएगी या वहीं रुक जाएगी, ये सारी चीजें देखने के लिए हम क्या करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज देखते हैं। ओके, तो वैसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा जी नॉट का आपको फॉर्मूला पता होगा, दैट इज कितना होता है, -2.303 RT log of Kc।
मैं यहाँ ln इसलिए ले रहा क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू लॉग में लिए, तो इसलिए मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब आपने ये चीज पढ़ा होगा कि डेल्टा जी को हम क्या लिखते हैं, दैट इज माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट लिखते हैं, और ये हो गए माइनस में 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। हम कुछ कुछ काटेंगे यहाँ पे। ओके, क्या काटेंगे, कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली हमें फिर से इसे माइनस माइनस तो आराम से कट जाएगा। तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.303 आर टी बाय एफ। ओके, तो ये हमारी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, और उसके साथ में आ जाएगा लॉग ऑफ के सी। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि डैनियल सेल के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज या फिर क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट है। ओके, तो मैं एक चीज बता देता हूँ फॉर डैनियल सेल। अगर हम डेनियल सेल के बारे में बात कर ले, तो एन यानी एन क्या होता है पता है, नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस डिस्चार्ज या फिर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ये सारी चीज। ओके, नंबर ऑफ चेंज ऑफ आयंस कह सकते हैं हम। तो एन की वैल्यू कितनी आती है, 2। ओके, फॉर डेनियल सेल। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के को मान रहे हैं, ओके, तो अभी तो हम ई नॉट की वैल्यू में एफ की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 2, दैट इज यहाँ पे एन बोल गया, सॉरी, 2.303 आर टी बाय 2 टाइम्स ऑफ एफ, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ के सी। ठीक है, लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो जो ई नॉट की वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी, ई नॉट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट तो हमारे पास दिया हुआ है। ओके, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है। तो जब आप इसे 1.1 वोल्ट के इक्वेट करेंगे 2.303 आर टी इंटू 2 टाइम्स ऑफ एफ, ओके, लॉग ऑफ के सी, तब आपके पास के सी और आर टी और एफ के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो आप इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख लीजिए, तो कुछ ऐसा आंसर आता है, दैट इज लॉग ऑफ के सी। इसको जैसे वैसे इसको ऊपर रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2.2, और ऊपर में आ जाएगा अपना एफ, और ये जो वैल्यू होती है ना, दैट इज द, इसकी पूरी की वैल्यू आंसर होती है 0.059। तो ये आपने पढ़ा होगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.20 को डिवाइड बाय 0.0, सॉरी 20 लगे 59। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा डायरेक्टली करेक्ट है। बट द थिंग इज दैट आप यहाँ पे चेक करके डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ सकते। पूछिए क्यों, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम लॉग केसी के बारे में बात करें, तो 2.2 डिवाइड बाय 0.0259, ये तो करेक्ट हो गया। ओके, फिर हम बात करते दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। जैसे अगर सेकंड ऑप्शन ही चेक कर ले, ओके, तो देखिए ये वाली भी तो इक्वेशन है, इसी से तो हमने ये डिराइव करी, तो सेकंड और थर्ड तो हमारे डायरेक्टली करेक्ट हो गए। फिर हम फोर्थ ऑप्शन देखते तो ऐसा तो कुछ गलत है, ये भी गलत है, तो सेकंड एंड थर्ड आर ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा यानी कि इसमें वैल्यूज खोला नहीं गया है, इसमें पूरी वैल्यूज एकदम एंड टू एंड वैल्यू निकाले। ओके, तो देखिए आपका यहाँ पे 1 मार्क्स मिलता, अगर आप ये दोनों को टिक करते आपको 4 मार्क्स मिलते, तो एक से बढ़िया 4 मार्क्स है ना। तो आपको सारे ऑप्शंस को चेक करते हुए चलना, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है तो। ओके, यानी कि जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस आंसर रहते हैं। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो रहा है। ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन, जस्ट अ थ्योरी और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। ओके, तो बोल रहा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पावर ऑफ एसी सोर्स दैट इज अ इलेक्ट्रिकल सोर्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जो कि हम अपने सेल रिएक्शन में रखेंगे। ओके, तो कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, देखिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बेसिकली हमारे जो सॉल्यूशन में आयंस होते हैं उनकी वजह से आती है। ओके, तो देखिए जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ आयंस इन दिस सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में हम कंडक्टिविटी एसी सोर्स पास करें। ओके, तो इसके कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स, जो कि कुछ ये होते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा, सारे फैक्टर्स लिखा था, फिर हम मैच कर लेंगे। पहला तो होता है आपने जिस इलेक्ट्रोलाइट को डाला है वही डिपेंड, वही यानी कि आपको बताता है कि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
एडेड, जो आपने उस सॉल्यूशन में डाला है। ओके, फिर सेकंड वाला जो फैक्टर होता है वो होता है बेसिकली जो आयन आपने बनाया। अब आयन का जो साइज है ना वो भी डिपेंड करता है। अगर आपका आयन का साइज थोड़ा सा छोटा है ना तो वो बहुत जल्दी मूवमेंट दिखाएगा और वहां पे आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो साइज ऑफ आयन, ओके, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, तो आप जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे तो आपको जो आयन निकलेंगे उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर मोर इज द साइज, लेसर इज द कंडक्टिविटी। ओके, अगर लेस इज द साइज, मोर इज द कंडक्टिविटी। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा वैलिड भी लग रहा होगा ये रीजन, थोड़ा सा यानी कि अगर रियल लाइफ सिचुएशन से भी देखें तो ये थोड़ा मैच करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन तो सॉरी थर्ड फैक्टर उसका, अब आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला वो तो ठीक है, पर वो इलेक्ट्रोलाइट डाला कैसे आपने, यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो चलिए ठीक है, यानी आप मान लीजिए कि एचसीएल हो गया, H2SO4 हो गया, बट द थिंग इज दैट नहीं एचसीएल हो गया एंड मान लीजिए आप CH3COH डाल रहे हैं, ओके, दो टाइप के एसिड डाल रहे हैं, बट द थिंग इज दैट आपने एचसीएल डाला तो सही पर वो एकदम डाइल्यूट डाल दिया, और अगर CH3COH डाला आपने ये तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड डाल दिया। ओके, या फिर कोई आप माइल्ड एसिडिक मीडियम ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे डिपेंड करता है इसकी कंसेंट्रेशन पे भी, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो आपका कंसेंट्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। फिर बात करते हैं फोर्थ फैक्टर का, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट में डाला है आपने इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो ज्यादा भी विस्कस नहीं होना चाहिए। ओके, ज्यादा भी टाइट नहीं होना चाहिए, बस फ्रीली मूव कर सके हमारे यहाँ, ऐसा कुछ। अब मेन थिंग तो आपको पता ही है क्या लिखने वाला मैं, दैट इज टेम्परेचर। तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है साइज के अकॉर्डिंग, मोर टेम्परेचर मोर कंडक्टिविटी, भाई इसका एंड वाइस वर्सा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, तो यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो डिपेंड्स ऑन, ओके, तो फोर्थ पे तो नहीं कर रहा है, फिर थर्ड दैट इज पावर ऑफ सोर्स पे भी नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड आप करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो डिस्टेंस के बीच में कोई दिक्कत नहीं आती, पावर ऑफ सोर्स से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इलेक्ट्रिसिटी का मीडियम रहना चाहिए, बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए। ओके, तो ये मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। तो पहले लिख लेते क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O पूछा है। तो देखिए, और आपके पास क्या दिया, HCl दिया, NaOH दिया और NaCl दिया, तो आपको इन तीनों को कन्वर्ट करना है, या फिर HNO3 NaNO3। तो देखिए जो एक्स्ट्रा टर्म है जैसे NO3 माइनस NaNO3 माइनस Na पॉजिटिव, तो देखिए आपको इतना याद रखना है कि आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा ना H2 का, ओके, जो H2 का रिजल्टेंट निकलेगा वो बेसिकली आपके पास H प्लस प्लस OH माइनस ये आना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही आना चाहिए आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ H प्लस इन 1 टाइम्स ऑफ OH माइनस। तो आपको इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आप यहाँ पे कॉलरोश लॉ लगाएंगे, ठीक है, अप्लाइंग कॉलरोश लॉ, तो आपको पता है व्हाट इज कॉलरोश लॉ, कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्ट की, तो वो इक्वल होती है उसके सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द कैटायंस एंड ऑल द एनायंस। ओके, तो हम देख लेते हैं, अगर हम पहला ऑप्शन ले लें, ओके, इफ यू टेक द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज HCl NaOH एंड NaCl, तो हम इनका वो इनको दैट इज कैटायन और एनायन में तोड़ लेते हैं, और जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा के चेक करें और हमें सेम मिल रहा है तो फिर ठीक है। ओके, तो पहला बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2 बोल रहा है कि वो होती है HCl प्लस NaOH NaOH प्लस, ओके, माइनस में है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, देखिए पहले तो हमें H प्लस मिलेगा, प्लस में Cl माइनस मिलेगा, प्लस में Na प्लस मिलेगा, प्लस में OH माइनस मिलेगा, प्लस में Na प्लस मिलेगा, प्लस सॉरी माइनस में मिलेगा, और माइनस में Cl माइनस मिलेगा। ओके, तो देखिए ये Cl माइनस ये Cl माइनस खत्म, ये Na प्लस ये Na प्लस खत्म, तो H प्लस और OH माइनस हमें डायरेक्ट मिल गया, और हमें यही तो चाहिए। ओके, आप इसे ओके H2 है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, दैट इज ओनली H प्लस दैट इज OH माइनस, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ OH भी हाइड्रोजन भी हो गया, तो ये बैलेंस्ड है। तो देखिए ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले में देखिए HNO3 तो H प्लस मिलेगा प्लस NO3 माइनस मिलेगा, फिर पॉजिटिव में ही प्लस में Na प्लस मिलेगा, प्लस में NO3 माइनस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 NO3 आ गए, और NOH में माइनस करेंगे तो Na माइनस में OH माइनस,
Na तो कट हो गया, बट दिस NO3 इज क्रिएटिंग, यानी कि कहना चाहिए प्रॉब्लम। ओके, तो सेकंड ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड क्या बोल रहा है, H प्लस प्लस NO3 माइनस, साथ ही साथ H प्लस। ओके, तो ओके दैट इज NaOH, सॉरी। तो ये हो जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस, और निगेटिव में है माइनस ऑफ Na प्लस, और निगेटिव में है NO3 माइनस। NO3 Na NO3 H प्लस एंड OH माइनस, जो कि हमें चाहिए था, इक्वल टू H2 के अकॉर्डिंग है। तो दिस वन इज करेक्ट। ओके, फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमारे दो ऑप्शन अभी करेक्ट हो गए। अगर ये दो ऑप्शन ही आंसर है तो 4 मार्क्स, नहीं तो 2 मार्क्स तो हमारे आ रहे हैं। फिर अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 पॉजिटिव OH माइनस NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे माइनस में NH4 प्लस माइनस में Cl माइनस, उड़ा दो उड़ा दो, H प्लस एंड OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या लग रहा है इसका आंसर, दैट इज फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, तो आंसर इज करेक्ट। ओके, और ऑप्शन नंबर विल बी, okay, I guess some mistake is there. Let me check. H plus and Cl minus minus NH4 positive, nice, and Cl minus हमने कट कर दिए, NH4 भी कट हो गया, OH माइनस एंड H प्लस C बचा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन चेक करने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, what will happen during the electrolysis of aqueous solution of CuSO4 by using platinum electrodes? Okay, तो you all know what are the electrodes and electrodes की प्रॉपर्टी या फिर इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है किसी भी सेल रिएक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन में CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वहां पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से क्या मदद मिलती है। तो देखिए, जब भी आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपके पास कुछ आयन निकलते, वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन लिखे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर दैट इज सल्फेट CuSO4, तो कुछ इस तरीके से होता है। CuSO4 ये वाटर में जाएगा, तो पहले तो Cu+2 इसको सिंपली डिसोशिएट कर लेते हैं, SO4 2 निगेटिव, सिंपल आयन में ये सभी को आता है। और ये H2 का तो आपको पता ही है क्या होता है, H प्लस प्लस OH माइनस। तो ये थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब बात करते हैं हम कैथोड और एनोड की, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात कर रहे हैं हम तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैथोड में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एनोड में क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो देखिए अगर हम बात कर ले एट कैथोड के बारे में, ओके, हम हर बार एनोड लेते हैं तो चलिए आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप सोचेंगे सर बार बार एनोड ही लेते हैं, पहले कैथोड करा दीजिए। तो देखिए कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो कॉपर+2 होता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके Cu बनाता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैथोड पे क्यों हो रही है रिएक्शन और एनोड पे क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि एनोड पे रिएक्शन वही होती है जिसकी इनॉट वैल्यू सबसे कम होती है। ओके, तो यहाँ पे इसकी इनॉट वैल्यू आती है 0.34 वोल्ट। साथ ही साथ एक और रिएक्शन होती है, H प्लस अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऑक्सीडाइज होके, सॉरी रिड्यूस होके H2 बना लेगा, तो इसकी इनॉट वैल्यू हो जाती है 0.00 वोल्ट। ये सभी को पता है। अब वहीं पे बात कर हम एनोड की वैल्यू। ओके, एट एनोड, तो अगर हम एनोड के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ 2 टाइप्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव, दो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, यहाँ पे ले नहीं रहा है, सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, NH2 ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाता है H2O8 2 नेगेटिव, दैट इज थायोसल्फेट आयन। ओके, तो इसकी इनोट वैल्यू 1.96 वोल्ट आती है। ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन के साथ जो अपना वाटर है वो भी यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है, और O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, और इसकी इनोट वैल्यू भी हमने 1.23 वोल्ट, ये हमें पता है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए नोट भी लिखा देता मैं ताकि आपको याद रहे कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, एनोड और कैथोड वाला फंडा। तो देखिए द रिएक्शन will lower the value of, okay, reaction with lower the value of E naught cell is preferred at anode. Okay, at anode, so the second reaction is feasible. Okay, so the second reaction is feasible. ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए। देखिए अगर हम बात कर ले
रिएक्शन के बेसिस पे। तो देखिए कॉपर हमारा डिपोजिट हो रहा है कैथोड पे, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्टेड। सेकंड तो वैसे ही गलत हो गया। थर्ड देख लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन इज रिलीज एट एनोड। हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे एनोड पे रिलीज हो रहा है, दैट इज दिस वन। तो यहाँ पे रिलीज हो रहा है एट एनोड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल ऑल्सो बी करेक्ट। ठीक है, डिजोल्व नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ डिपॉजिट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ये तो हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करी, अब हम बोल रहे हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताइए। तो देखिए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कुछ ऐसे ही होगा। ओके, तो बट इसमें हमें नीड टू राइट हाफ सेल रिएक्शन, नीड टू राइट हाफ सेल रिएक्शन। यहाँ फुल सेल रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूसरे है। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है, दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कॉपर सॉलिड बना लेता है। ठीक है, और फिर ये हमारी है कैथोड की रिएक्शन। और अगर हम एट एनोड के बारे में बात कर लें तो इसमें कुछ एनोड का फंडा नहीं आता, Cu सॉलिड बनाएगा। कैसा बनाएगा, ये कॉपर सॉलिड जो है ये कॉपर 2+ बना के 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है एट द ओके, तो कैथोड पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि डिपॉजिटेड, और जो कॉपर डिसॉल्व होगा वो एनोड पे हो जाएगा क्योंकि वो आयंस में टूट गया है, हियर डिसॉल्व। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा दैट इज कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड डिसॉल्व एट एनोड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है, इजी था, तो जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन ही था, बस आपको इलेक्ट्रोड्स का ध्यान रखना था। सेम टाइप के इलेक्ट्रोड्स रहते तो वहां पे हाफ सेल रिएक्शन करना पड़ता है आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू। तो सिंपल फॉर्मूला है, ये तो आप सभी को पता होगा, चलिए कर लेते। कंडक्टिविटी मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराया था। कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू, पहली बात तो देखिए कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। व्हाट इज कंडक्टिविटी, ओके, कंडक्टिविटी बेसिकली होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, पहले तो आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हमारा हो गया ये। ओके, अगर हम कंडक्टेंस के बारे में बात करें, कंडक्टेंस तो वो होता है हमारा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टिविटी होती है, ओके, रेजिस्टिविटी होती है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, दैट इज दिस वन। ओके, सॉरी दिस वन इज आई एम सॉरी, दिस वन इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस। तो अगर हम रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर ले, वीटी के बारे में बात कर ले, ओके थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके ओके, लेट मी, तो देखिए आपको मैं सिंपल लिमिट अच्छे से लिखा देता हूँ, दैट इज कंडक्टेंस इज द, देखिए आपको फॉर्मूला सभी को पता है पर इसके पीछे जो प्रिंसिपल वो नहीं पता ना, तो वो मैं लिखाना चाह रहा हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो आप सभी ने पढ़ा होगा व्हाट इज रेजिस्टेंस। ओके, फिर अगर हम बात कर ले कंडक्टिविटी के बारे में, तो कंडक्टिविटी जस्ट रेसिप्रोकल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये जो होती है ना, ये हमारी अलग चीज होती है, दैट इज द रेजिस्टिविटी। ओके, दिस इज रेजिस्टिविटी। तो हमारा जो के हो जाएगा दैट इज 1/, रेजिस्टिविटी। अब आपको रेजिस्टिविटी पता होगी व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो आपको जब आप रेजिस्टेंस लिखते हैं दैट इज, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब आप जब इस रो को लिखेंगे दैट इज आर ए बाय एल, तो आप जब के की वैल्यू में रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/RA/L। आप इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए, 1/R × L/A, और ये वाली जो वैल्यू होती है दैट इज दिस वन, तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं दैट इज G × L/A। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर आता है। ओके, और यहाँ पे जो G होता है दैट इज सेल कांस्टेंट कहते हैं हम इसे, कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है एंड सेकंड भी सही है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, ओके, तो अब बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स किस किस पे करता है। तो देखिए पहला तो दिखा है ऑप्शन नंबर, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली करेक्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, और फिर दूसरा ऑप्शन दिया डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है क्योंकि हमने अभी बात करी थी फिलहाल एक कुछ ही क्वेश्चन में। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन भी सही है। सरफेस एरिया ही नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप इसको चाहे तो मैं आपको कोई क्वेश्चन भी याद दिला सकता हूँ जिसको आप रेफर कर सकते हो, दैट इज मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ गया? ओके, और क्वेश्चन नंबर यू कैन रेफर क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो ये हमारा जस्ट सेम होता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है फॉर द गिवन सेल मैग्नीशियम से Mg+2 एंड कॉपर +2 से कॉपर। मैग्नीशियम इज कैथोड, कॉपर इज कैथोड, द सेल रिएक्शन दी हुई है कुछ, और कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन दिया है ना सेल का, ओके, तो जो लेफ्ट साइड के रिप्रेजेंटेशन है वो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ, और जो राइट साइड के रिप्रेजेंट्स है वो हमारे हो गए रिडक्शन हाफ। क्या कहा मैंने? अगर आपके पास ये रिएक्शन दी हुई है, आपको शायद ये आपको आता भी होगा कि आपको एक्सप्रेशन कैसे रीड करना है, कॉपर+2 से Cu। तो देखिए सी, ये जो हो गया हमारा दैट इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ओके, इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन हाफ, ओके, और जो हमारा राइट साइड का है वो हो जाएगा हमारा दैट इज इट रिप्रेजेंट द रिडक्शन। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब बोला कि जो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन अकर कराएगा उसे हम एनोड कहते हैं पहले से ही, और जिस पे ऑक्सीडेशन होता है यानी जिस पे रिडक्शन होता है दैट इज आवर कैथोड। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है दैट इज ऑफ, चलिए मैं इसको लिखा देता, फॉर आइडेंटिफाइंग विच एलिमेंट इज डिस्पोज्ड एट विच इलेक्ट्रोड सी। आपको मैं एक नोट लिखा, आपने पढ़ा भी होगा बट और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। द नोट इज दैट द दैट इज, कहना चाहिए कि जो अभी हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखें तो देखिए यहाँ Mg से Mg+2 जा रहा है, तो Mg का था जीरो ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया Mg+2। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा Mg एट एनोड। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन ऑलवेज एट एनोड, सॉरी कैथोड। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? दैट इज कॉपर का, दैट इज कॉपर+2 से जा रहा है कॉपर में, तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन हो गया, तो हमारा जो जाएगा दैट इज कॉपर एट कैथोड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। अब देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन। तो थर्ड रिएक्शन क्या दी होगी? तो सिंपल है, आप दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड बोथ हाफ, तो आपके पास आ जाएगा Mg+Cu+2 गिविंग यू Mg+2+Cu। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही था। फिर कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, कॉपर कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, एंड फोर्थ वन इज रॉन्ग। ओके, तो चलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, इसी के साथ हमारे एमसीक्यू टाइप 2 भी खत्म होते हैं। तो इसमें कुछ 8-10 क्वेश्चन थे, हमने कर लिए इसे भी, और ये इजी इजी क्वेश्चन थे, बस आपको सारे ऑप्शन चेक करने थे। तो थोड़े लेंथी पड़ते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, जो कि जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर्स रहते। ओके, बाकी आपको थोड़ा प्रिसीजन के साथ आपको काम करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन थोड़े सिंपल ही रहते हैं। और ये चैप्टर में आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, थ्योरी बेस्ड भी मिलेंगे, लॉजिकल बेस्ड भी मिलेंगे। तो ये थोड़ा लेकिन कहना चाहिए कि मिक्स चैप्टर है, बट ये चैप्टर अच्छा है, यानी इससे क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब हम नए वाले अपना नया टाइप स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप 3 और शॉर्ट आंसर टाइप। तो देखते हैं, तो इसमें थोड़ा लिखने का पार्ट ज्यादा होगा, पूरा हमें समझाना पड़ेगा। शॉर्ट टाइप, तो क्वेश्चन नंबर 28 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है
Okay, let me see how much questions are there. Okay, ओके, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत है। तो 68 क्वेश्चन है, तो एक और सेशन में मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, अभी तो हम अच्छे से करेंगे क्वेश्चंस, बाकी जितना भी टाइम लगे आप अच्छे से समझिए बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, कैन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर। तो बोल रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, ये बात ना एकदम गलत है। सॉरी, ये तो हमसे पूछा है ये, पर मैं बता रहा हूँ, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी मेजर नहीं कर सकते किसी भी इलेक्ट्रोड का। क्यों? क्योंकि कभी जब भी हमें किसी चीज को मेजर करना है, वी नीड टू टेक अ रेफरेंस। ओके, क्योंकि हम जब भी किसी चीज का, जैसे मान लीजिए आपको कॉपर का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है, तो आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज ई नॉट इक्वल टू जीरो, आप ये ऐसे रेफरेंस में लेते तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो नो, वी कांट, एज वी नीड to take a reference electrode, okay, for measuring। तो आप एकदम एब्सोल्यूट नहीं ले सकते। चलिए, इजी था, बस आपसे यस और नो पूछा था, थोड़ा रीजन बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 से कैन ई नॉट सेल और डेल्टा जी ऑफ सेल और सेल रिएक्शन एवर बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, टी नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट सेल आप सभी को पता है, क्योंकि आप जब मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं किसी भी सॉल्ट का, तो उसमें आप डेल्टा जी की वैल्यू से ही ई नॉट निकाल पाते हैं, अगर आपको प्लस करना है तो। दैट इज, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ई नॉट सेल वैल्यू को आप टोटल सम में नहीं दे सकते, बट आप यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा जी। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग दैट एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ई नॉट सेल जो होता है कैन नेवर बी जीरो। ओके, जबकि डेल्टा जी नॉट होता है। ओके, तो अगर हम कोई भी फिजिबल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसका, सो फॉर एनी फिजिबल रिएक्शन इसका ई नॉट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, और वहीं पे हम बात कर ले डेल्टा जी नॉट के बारे में। ओके, डेल्टा जी नॉट के बारे में, इट कैन हैव ऑल वैल्यूज। ओके, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, बट अगर और जीरो भी हो सकता है फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेज। तो क्या बोल रहा है, डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो ये सारी चीजें बारे में हमने डिस्कस कर ली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 होते, देखिए इजी सी क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ई नॉट सेल ऑफ इक्वल्स टू जीरो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इट इज सेइंग। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी जीरो होगी और ई नॉट की वैल्यू भी जीरो होगी। तो देखिए, ये बेसिकली तभी वही कंडीशन है, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप सभी ने अनुमान भी लगा लिया होगा कि ये कौन सी कंडीशन होगी। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमारा ई ऑफ सेल होगा इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा जी ऑफ सेल होगा वो भी हो जाएगा जीरो। कैसे होगा, देखिए, अगर आप जब डेल्टा जी की रिएक्शन लिखेंगे, कोई भी रिएक्शन होगी, तो उसकी वैल्यू होती है एन एफ ई ऑफ सेल। ठीक है, तो देखिए डेल्टा जी, जब आप एन की वैल्यू इंटू एन रख देंगे, इंटू एफ रख देंगे, और आप मान लीजिए ई ऑफ सेल मान लीजिए आपका कभी जीरो आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपका डेल्टा जी आर की वैल्यू भी जीरो आ गया। ये कब आता है, जब ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो होती है, और ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो कब होती है, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो ये भी लिखा देता मैं, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू जीरो। ओके, ई नॉट सेल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चेक करना था। तो चलिए, ये भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 का, तो व्हाट क्वेश्चन नंबर 31 इज सेइंग, देखिए, what does the negative sign in the expression that is zinc 2 plus zinc equals to कुछ वैल्यू दी है, तो ओके, तो ये नेगेटिव साइन जो है दैट इज दिस वन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। पहले हम उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ई नॉट का, दैट इज ई नॉट जिंक प्लस 2 से जिंक गिविंग यू 0.76 वोल्ट, और ये नेगेटिव है। ठीक है, एंड ये नेगेटिव के बारे में हमें पूछा है। तो देखिए, ये जो नेगेटिव होता है वो बताता है कि उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी बताता है, यानी कि जिंक, यानी कि कहना चाहिए कि आप यू नो व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। ओके, तो इससे हम एक ये इन्फर कर सकते हैं, वी कैन
infer that the reducing ability of zinc is greater than that value of that is hydrogen, जो कि हम एज अ रेफरेंस लेते हैं. ओके, वी कैन इन्फर दैट द रिड्यूसिंग, क्योंकि नेगेटिव में रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. ओके, तो ये हम कर रहे हैं. तो देखिए जितनी ज्यादा उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी ना रिडक्शन पोटेंशियल की, उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होती है. तो ये भी प्रॉपर्टी उसकी. वन मोर नोट लिख दीजिए, वन मोर नोट. ओके, ऐसे स्टार मार्क करके, दैट इज ग्रेट, द ग्रेटर इज द नेगेटिव वैल्यू, द ग्रेटर इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, आप सिंपली देख पा रहे हैं, क्योंकि ई ऑफ Zn+2 और जिंक दिया और निगेटिव दिया वहां पे साइन. द ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, द ग्रेटर इज इट्स रिएक्टिविटी. ओके, तो आपको समझ आ गया व्हाट इज सेइंग. चल, अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे. तो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है that aqueous copper sulfate solution and aqueous silver nitrate solution are electrolyzed by 1 ampere current for 10 minutes in separate electrolytic solution. Okay, तो देखिए आपके पास दो सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. ओके, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उनमें कॉपर सल्फेट और एक्वस नाइट्रेट सॉल्यूशन अलग अलग इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है. ठीक है, और उसमें हम 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं फॉर 10 मिनट्स इन बोथ दी सेल्स. तो उसमें आप क्या पूछे, विल द मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड बी सेम और डिफरेंट. ओके, तो उसमें बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ये आपके पास सेल है, ठीक है, इसमें कुछ इलेक्ट्रोड है, इसमें कुछ इलेक्ट्रोड है, आपने इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करा है ऐसे. ठीक है, तो इस कैथोड पे और इस कैथोड पे जो भी यानी कि कैथोड होगा, यहाँ पे जितना सिल्वर होगा, तो ये जो डिपॉजिटेड होगा उनका मास सेम होगा है. ओके, तो ये बारे में बात हो रही. तो देखिए चलिए इसके बारे में हम पूरी अभी डिस्कस करते हैं. तो देखिए, तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट का नाम भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में. तो देखिए दैट इज आवर फेराडेज. ओके, तो फेराडेज का जो सेकंड लॉ था, फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वो क्या कहता था कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ओके, तो वो प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग. क्या कहा मैंने कि कहना चाहिए कि आपको लिखा था उसका, पर देखिए सिंपल ये क्या होता है पता है, स्टेट्स दैट weight 1 divided by weight 2 is equals to E1 divided by E2. ये क्या लिखा मैंने, the amount of substance liberated during the electricity flow through the same electrolytic solution is directly proportional to the equivalent weight, यानी कि उसके weight की proportional होता है. तो देखिए अब, हाँ, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, that is Cu. ठीक है, पहला जो एलिमेंट दिया हुआ है that is CuSO4 copper sulfate solution and that is AgNO3. ओके, AgNO3. ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन. ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, E1 एंड E2. ये दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी, हैव डिफरेंट वैल्यू. अब देखिए अगर आपके पास वैल्यू ही डिफरेंट आ रही तो उनका रेशियो भी डिफरेंट आएगा, रेशियो डिफरेंट आएगा तो उनका वेट का कंपोजिशन भी डिफरेंट आएगा, तो सेम कंपोजिशन में वो डिपोजिट ही नहीं कर पाएगी. हेंस द मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड अनइवनली. ओके, सिल्वर will be deposited differently. Okay, तो ऐसे देखा था आपने. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल. ओके, तो आपको पता होगा व्हाट इज डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा होगा. गैल्वेनिक सेल इन दी विच द सेल रिएक्शन इज कॉपर प्लस. ओके, तो चलिए देखते. तो देखिए गैल्वेनिक सेल में आपके पास क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है. ओके, तो एनोड जो होता है हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है. कैथोड जो होता है हमारा राइट साइड में होता है जिसमें रिडक्शन की प्रोसेस होती है. और जो मिडल में हमारा बेसिकली सॉल्ट ब्रिज होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. हम बस यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखा है. वी आर आस्क्ड टू राइट गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, सेल
रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए पहले तो हमारे पास रिएक्शन दी हुई दैट इज Cu प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओके सॉरी 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 दैट इज गिविंग यू 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। तो देखिए सबसे पहले आपको जब भी रिएक्शन लिखी रहती है ना, तो आपको पहले यहाँ पे देखते आना चाहिए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन हाफ एंड व्हाट इज द रिडक्शन हाफ। तो देखिए ये वाला जो कॉपर है, ये वाला जो कॉपर है, ये ऐसे रिड्यूस हो सॉरी ऑक्सीडाइज हो, जीरो से प्लस 2 हुआ दैट इज ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, फिर ये जो एजी है मैं इसको स्क्वायर में बना देता हूँ। ये वाला जो एजी है ये +1 चार्ज से -1 हुआ दैट इज यहाँ पे हुआ रिडक्शन हाफ। ठीक है, अब देखते हैं, अब बारी बारी करेंगे। फिर ऑक्सीडेशन हाफ जो होता है अकर्स एट, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बेसिकली बताइए। ओके, ऑक्सीडेशन हमेशा होते हैं एट एनोड। ठीक है, तो अगर और ये हो गया हमारा, फिर रिडक्शन जो होता है हमारा रिडक्शन है हाफ या एल लगा ओके अकर्स एट कैथोड, एट कैथोड। अब देखिए अब हम जब सेल रिएक्शन लिखते हैं तो एनोड और कैथोड की पोजीशन कहाँ होती है। जो एनोड होता है एनोड या फिर कह सकते हैं हम कि हाँ एनोड जो होता है एनोड इज प्रेजेंट एट लेफ्ट। ओके, और जो हमारा कैथोड होता है कैथोड इज प्रेजेंट एट राइट। और जो बीच में होता है एंड इन मिड सॉल्ट ब्रिज ब्रिज। तो आप सभी को पता होगा कि अब सब चीज क्लियर है। तो देखिए यहाँ एनोड आएगा, यहाँ कैथोड आएगा और बीच में सॉल्ट ब्रिज आएगा। सॉल्ट ब्रिज को हम पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और जो हमारा अब पहले एनोड का लिख लेते हैं दैट इज कॉपर सिलिकेट बना है Cu2 प्लस, और जो एनोड पे बना है दैट इज सॉरी एनोड पे है, और कैथोड पे क्या बना हमारा Ag2 प्लस से सॉरी सिंपल 1 + 1 ये से हो रहा है वो Ag। ओके, तो इस टाइप के कुछ गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन आएगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए सिंपल था, आपको सारी चीजें तोड़नी थी हाफ सेल रिएक्शन में। फिर उसके बाद में आपको पता लगाना था कि यानी आपको ये पता नहीं, आपको याद रहना चाहिए कि एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है ओके, एंड आपका कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, और एनोड की पोजीशन लेफ्ट में आती है, कैथोड की राइट में आती है, और बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज आता है। ठीक है, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, question number 34 is saying that value of standard electrode potential for oxidation of chlorine negative ion is more positive than that of water, even then in the electrolysis of aqueous sodium chloride. Why is the chlorine ion oxidized at anode instead of water? Okay, तो कुछ बोला है, चलिए देखते हैं। तो देखिए जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं ना सोडियम क्लोराइड की, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो होता है ना वो एनोड पे होता है। ठीक है, और वहां पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा लगता है। बट अगर हम क्लोरीन माइनस के बारे में बात करें तो जो क्लोरीन माइनस है ना वो ऑक्सीडाइज होता है एट एनोड इंस्टेड ऑफ वाटर। ओके, तो चलिए लिख देते हैं इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इसकी करा रहे हैं सोडियम क्लोराइड की दैट इज NaCl। तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है ना एनोड पे, उसको पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा लगता है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट एनोड। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, दैट इज एट एनोड, रिक्वायर्स मोर पोटेंशियल, मोर पोटेंशियल। तो ये जो लिखा ना मैंने, इसकी वजह से जो क्लोरीन आयन है वो ऑक्सीडाइज होता है एट एनोड इंस्टेड ऑफ वाटर। सो क्लोरीन माइनस आयन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड इंस्टेड ऑफ वाटर। ठीक, तो आपको रीजन समझ आ गया, बट इससे आई एम ट्राइंग टू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको सिंपल पता होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज द सिंपल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इसमें कुछ बताने वाली बात होती नहीं है, ये आपको पता रहेगा। ओके, डू इट बाय योरसेल्फ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 में कुछ अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं।
Consider the following diagram in which an electrochemical cell is coupled to an electrolytic cell. Electrochemical cell is coupled to electrolytic cell. Okay. Remember what will be the polarity of electrodes A and B in the electrolytic cell. Okay. तो ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोड है ए, इलेक्ट्रोड है ये बी, ये उससे कनेक्टेड है वाया सम वायर्स। फिर सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, CuSO4 जिंक प्लेट। ओके, सॉल्ट ब्रिज भी है, दोनों के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन दिए हुए है, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज दिस वन एंड दिस इज द आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, चलिए तो देखिए जो सेल हमारा दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है और एक सेल बच एकदम बॉटम में प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो देखिए जो हमारा जिंक के बारे में बात करें, कैसे ऑन जिंक एट टॉप, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो उसमें क्या हो रहा है देखिए इन दिस, यानी कि इन दिस जो जिंक हो गया हमारा लेफ्ट साइड में जो जिंक प्रेजेंट है दैट इज दिस वन। ओके, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और वो जाना चाहेंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ए, और वहीं पे जो कॉपर है वो एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन जो ए से गए हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन बी। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, पहले मैं लिखा देता जिंक ओके इज लूजिंग, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फंडा भी आता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड ए, ठीक है। और वहीं पे हम बात कर ले दैट इज अबाउट कॉपर, तो इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि सॉल्यूशन जो हमारा सॉल्वेटरी सॉल्यूशन है उसके बेसिस पे। ओके, एंड मूविंग टुवर्ड्स बी। बट उसने तो कुछ और पूछा है कि ए और बी पे हमें पोलैरिटी के बारे में बात करनी, तो देखिए जो लेता है ना, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए तो आप यानी कि कहना चाहिए आपके में नेगेटिव चार्ज आता है, आप किसी को दे रहे तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखिए तो द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड ए इज पॉजिटिव एंड और बी इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये कैसे आया देखिए, आपने जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ा, ठीक है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ा और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गए, वो डायरेक्टली चले गए एट ए, पर उसने मांगा तो नहीं था, तो उसके बाद वहां पे आ जाएगा दैट इज पॉजिटिव चार्ज। वहीं पे हम बात कर ले कॉपर के बारे में, देखिए जो देता है वो पॉजिटिव देता है, देखिए जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो पॉजिटिव आ गया अपने इलेक्ट्रॉन ए के करस्पॉन्डिंग, और वहीं पे हम कॉपर के बारे में बात कर रहे तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स लिया है यानी कि कॉपर सोल्यूशन वाला, तो उसमें हमारा बी के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये उसकी कुछ पोलैरिटी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है why is the alternating current used for measuring resistance of an electrolyte solution? ओके, तो हमें बताना है कि अल्टरनेटिंग करंट ही हम क्यों यूज करते हैं, हम कोई डीसी करंट क्यों नहीं यूज कर पाते, कोई बैटरी से करंट क्यों नहीं यूज कर पाते फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस और एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलिए तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऐसा कुछ होता है अपना अल्टरनेटिंग करंट, तो ये हो गया हमारा एसी, ठीक। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टॉप करने में मदद करता है। कैसे कहना चाहिए, देखिए कहना चाहिए कि जब भी आप आयंस की कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन यानी कि कहना चाहिए कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया, ओके, इफ वी टेक अ सॉल्यूशन, ठीक है, तो अगर आप सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हम वहां पे अल्टरनेटिंग करंट लेते हैं। क्या कहना चाहा मैं कि अगर आपने सॉल्यूशन दिया, ये उसमें कुछ भरा हुआ है जैसे CuSO4 है, इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C, ठीक है, अगर आप इसमें DC पास करते ना तो इसमें कुछ आयंस का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन घट के क्या हो जाती है पता है, C1 या फिर और C2 हो जाती है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का चेंज आ जाता है। बट द AC current doesn't interfere in the concentration of the ions in the solution, okay, in the solution। तो उन सॉल्यूशन में जो आयंस का कंसंट्रेशन होता है उनमें चेंजेस नहीं लाता, इसलिए हम एसी करंट यूज करते हैं एज कम्पेयर टू डीसी और एनी अदर टाइप ऑफ करंट, ठीक। सो आई थिंक नाउ इट इज अंडरस्टूड टू यू ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए
क्वेश्चन नंबर 38 पहले देखिए, इजी से क्वेश्चन है, जस्ट आपसे बुक से उठ के डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, रैंडमली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, a galvanic cell has a electrode potential of 1.1 volt. If an opposing potential of 1.1 volt is applied to this cell, what will happen to the cell reaction and current flowing through this? Okay, तो देखिए, आपको क्वेश्चन समझ आया कि जब आप गैल्वेनिक सेल है, ओके, उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट, ओके, और वहीं पे उसका अपोजिंग पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट, जब आप उसने अप्लाई करा तो क्या होगा उस सेल रिएक्शन में। ओके, तो चलिए बात करते हैं। जब हम अपोजिंग पोटेंशियल लगाते हैं, वो भी उसके से, यानी कि उसकी वैल्यू भी उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल ही है, तो क्या होता है पता है, वहां पे करंट फ्लो का ना काम नहीं होता, यानी कि कहना चाहिए कि वहां वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेता है। सो बेसिकली देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सेल, और वहां पे सेल रिएक्शन स्टॉप कर जाती है और वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक, क्या कहना चाह रहा मैं, इफ द अपोजिट, और ये थोड़ा सा वैलिड भी है अगर हम ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ से बात करें कि हाँ, अगर आपने इधर से धक्का दिया और उधर से धक्का दिया और दोनों साइड में सेम फोर्स से धक्का दिया, तो आपके पास नेट रिजल्टेंट तो जीरो ही आ जाएगा, आप जहां थे वहीं रहेंगे। ओके, opposite potential becomes equal to electrical potential जो हमने दिया हुआ है, electrical potential to the cell. There will be no flow of electricity. There will be no current flowing, लिख सकते हैं आप, current flowing through cell. Okay. So no further chemical reaction are possible. Further chemical, यानी कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, पॉसिबल। तो यही चीज थी। फिर चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, हाउ विल द पीएच ऑफ ब्राइन दैट इज एक्वस NaCl सॉल्यूशन बी अफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो देखिए, आपको पता होगा व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज सिंपल NaCl। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपको तो पहले आयंस में ये पता ही होगा कि NaCl जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कैथोड और एनोड के बारे में। अगर हम कैथोड को देखें तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड में बेसिकली आपका वाटर का रिएक्शन होता है, दैट इज H2O, जो कि ऑक्सीडाइज होता है एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो H2 बना लेता है और साथ ही साथ OH नेगेटिव आयन लिबरेट कर देगा। फिर अगर आप एनोड के बारे में देख ले, एट एनोड, तो वहां पे क्लोरीन नेगेटिव आयन भी अपना ऑक्सीडाइज हो जाता है, सॉरी यहाँ पे रिड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन नेगेटिव आयन एक्वस से बन जाता है Cl2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देके, तो देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, जो पीएच है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कर रहा है। ओके, सो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको सॉल्यूशन थोड़ा एसिडिक जा रहा है तो आपका पीएच वैल्यू कम आएगा, अगर आपका सॉल्यूशन थोड़ा बेसिक जा रहा है तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा आपका सॉल्यूशन अगर बेसिक जा रहा है तो आपका पीएच वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू इंक्रीज ड्यू टू द बेसिक नेचर, और या फिर कह सकते हैं इंक्रीज्ड बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड formation. Okay, that is simply NaOH. Okay, तो जब Na प्लस दैट इज NaCl जब टूटेगा तो NaOH प्लस HCl में टूट जाता है। ओके, तो ये वाला है। तो ठीक है, आज हमने कितने, ओके, तो हमने कुछ 39 क्वेश्चंस कर लिए, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप चाहे तो और आगे एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग नीचे में जब आपसे पूरे क्वेश्चन हो जाए तो आप एकदम नीचे में जाएंगे तो आपको इसके आंसर भी मिलेंगे थोड़े हिंट्स से रिलेटेड, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आपके सॉल्यूशन पे यानी कि आप रिव्यू भी कर सकते हैं कि सही है गलत है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 40 इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।